यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका मेंटरशिप यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है यूपीएससी के लिए, ठीक है, यूपीएससी 2025 के एग्जाम के लिए। तो इसमें से आपका जो टेस्ट नंबर 5 है, राइट, टेस्ट नंबर 5 जो डेली टेस्ट होता है क्लास टेस्ट का, वो आपका टेस्ट नंबर 5 है, ठीक है। जो फुल लेंथ टेस्ट होता है वो आपको 100 क्वेश्चन करेगा, वो भी जल्दी मैं आपको लेके आऊँगा, ठीक है। तो अभी जो क्लास टेस्ट चलेंगे वो मैं इसको आपको डेली का डेली कवर करा दे रहा हूँ, राइट। तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल और आपराधिक दोनों अपीलों की यहाँ पर सुनवाई की जा सकती है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि कौन कौन सी यहाँ पर जो अपील सुन सकता है, जैसे कि आपका सिविल मामले हैं, आपराधिक मामले, ठीक है, और संवैधानिक मामले, तो ये सब यहाँ पर अपील सुन सकता है। सेकेंड है, सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति द्वारा अपील प्रदान करने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है, राइट। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट में हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारे यहाँ से इसका डी, इसका करेक्ट, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों करेक्ट है तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय ने अपने मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है इसके, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा सेकंड का यहाँ से हो जाएगा आपका, ये कानूनी जो अधिकार है उसके प्रवर्तन के लिए रिट जारी करना, ये क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के अपने मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का डी। जो अपने मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार होते हैं उसको आर्टिकल 32 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद है उसको निपटारा 131 के तहत यहाँ पर स्वयं निर्णय करने की समीक्षा यहाँ पर करता है, ठीक है। और इसको 137 के तहत यहाँ पर इसको शक्ति भी प्राप्त है, ठीक है। तो दूसरे का हमारा डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट हमारा जो है हाई कोर्ट के बारे में आपको बताया करेक्ट होगा। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट, इसमें आपका तीसरा क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्यपाल के परामर्श से यहाँ पर की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरे का हमारा ए यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 217, राइट, 217 में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल के मुख्य न्यायाधीश हैं, उसके अलावा किसी अन्य न्यायाधीश के मामले से संबंधित जो यहाँ पर होगा उससे क्या है, इसके परामर्श से यहाँ पर इसको नियुक्ति करेंगे, ठीक है। तो ए हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया मुख्यमंत्री या संसद की कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यह तो गलत ही हो गया, जो संसद और बोल रहा है संसद और यहाँ पे मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ओनली वन हमारा करेक्ट है, ए नंबर स्टेटमेंट तीसरे का। चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को सटीक वर्णन करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा चौथे का हो जाएगा, ये विधायी और कार्यकारी जो कार्य है उसकी संवैधानिक की समीक्षा करना और न्यायालय की यहाँ पर शक्ति इसको होगा। तो ए हमारे यहाँ से चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32, ठीक है, अनुच्छेद और 226, ठीक है, 226, ये जो 3 आर्टिकल हैं भारत में न्यायिक समीक्षा के लिए प्रावधान करते हैं, जिसमें अनुच्छेद जो हमारा 13 है, राइट, ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उसका उल्लंघन करने वाले कानून शून्य होंगे, ठीक है। न्यायिक समीक्षा संविधान की सर्वोच्चता और व्यक्तियों के अधिकार का संरक्षण करती है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ का। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, न्यायपालिका की निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई भारत में प्रायः न्यायिक सक्रियता से जुड़ी हुई है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से जो पांचवा स्टेटमेंट हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है संविधान में संशोधन, कार्यकारी नीतियों की समीक्षा करना, ये सक्रिय जो निर्माण है उनके माध्यम से विधायी अंतराल को कम करना। तो इनमें से कौन सा हो सकता है, कौन सा यहाँ पर इससे जो हमारे न्यायिक सक्रियता उससे जुड़ा हो सकता है। तो करेक्ट आंसर पांचवें का हमारा हो जाएगा यहाँ से आपका, ये सक्रिय जो निर्णय है उसके माध्यम से विधायी अंतराल को कम करना, ठीक है। तो क्या होगा, बी यहाँ से हमारा पांचवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जबकि न्यायिक जो सक्रियता है ये लोगों के अधिकारों का संरक्षण करना चाहती है, इसे न्यायिक अतिक्रमण से अलग किया जाना चाहिए, राइट, जहां न्यायपालिका और विधायिका कार्यपालिका के क्षेत्र के अंतर्गत हस्तक्षेप करती है। तो हमारा बी यहाँ से इसका पांचवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, छठा नंबर, जनहित याचिका जो PIL है इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा है, केवल प्रभावित व्यक्ति ही जनहित याचिका दायर कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड यहाँ से जनहित याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर कर सकते हैं, भी स्टेटमेंट आपका गलत है। जनहित याचिका किसी भी व्यक्ति को उन लोगों की ओर से न्यायालय में जाने की अनुमति देती है जो स्वयं ऐसा करने के असमर्थ होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जनहित याचिका केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले होते हैं, तो ये भी गलत है। तो ओनली वन स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, छठे का सी यहाँ से, ठीक है। ये तंत्र समाज के हाशिए पर पड़े कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच बढ़ाने में सहायक होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो छठे का हमारा सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन को नियंत्रित करता है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 244। ठीक है, संविधान का भाग जो 10 है, इसमें अनुच्छेद 244 जो है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों के लिए एक पृथक प्रशासनिक प्रणाली का प्रावधान करता है। ठीक है, तो आंसर हमारा 7वें का ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर, किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय हितों की रक्षा करने के लिए विशेष उपायों पर कर सकता है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा जो 8वां नंबर है, यहाँ से इसका हो जाएगा 8वें का हमारा ई स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा 5वीं अनुसूची। ठीक है, 5वीं अनुसूची में राज्यपाल को राज्यों के में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के लिए विशेष नियम बनाने का क्या है अधिकार देती है। ठीक है, तो हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का। ठीक है, और ये जनजातीय क्षेत्रों की स्वायत्तता की रक्षा करने तथा उसे सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि राज्य की यहाँ पर जो नीति है उसके हितों का हनन न होने पाए। ठीक है, अगला है 9वां नंबर, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है? करेक्ट आंसर हमारा 9वें का हो जाएगा आपका सी स्टेटमेंट, पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, ये यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारा जो 9वां नंबर है इसका सी आंसर हो जाएगा। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है उसका प्रावधान करती है। इन क्षेत्रों का शासन स्वायत्त जिला परिषद द्वारा होता है। ठीक है, जिनके पास भूमि उपयोग, वन संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे विशिष्ट मामले यहाँ पर कानून बनाने की शक्ति होती है। ठीक है, तो ये हमारा सी यहाँ से हमारा पूर्वोत्तर भारत जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर 9वें का सी। ठीक है, ये स्वायत्तता जो होती है जनजातीय आबादी की सांस्कृतिक पहचान है और उनके संसाधनों की रक्षा करने की मदद करती है। 10वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के वैध साधन नहीं माना गया इनमें से? ठीक है, इन चारों में से आपसे पूछा है, राइट। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये विवाह द्वारा। ठीक है, विवाह द्वारा क्या होगा, ये जो हमारे विधि नागरिक अधिनियम 1955 है इसके तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का वैध साधन नहीं माना जाता है। ठीक है, तो 10वें का हमारे यहाँ से डी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय नागरिक जो होता है उससे विवाह करने पर स्वतः ही नागरिकता क्या है नहीं मिल जाती है। हालांकि भारतीय नागरिक से विवाह करने वाला व्यक्ति निवास की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही पंजीकरण नागरिकता द्वारा आवेदन कर सकता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया विनियमित रहे। ठीक है, डी करेक्ट आंसर। 11, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ओसीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ओसीआई कार्ड धारकों को भारतीय चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो 11 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओसीआई कार्ड धारकों को भारतीय नागरिक यहाँ पर नहीं माना जाता है। ठीक है, तो हमारा ये गलत होगा, तो चुनाव कहाँ से देंगे वो? ठीक है, बोर्ड मतलब कहाँ से देंगे? ठीक है, और ओसीआई कार्ड धारकों को भारतीय नागरिक नहीं माना जाता है, तो आपका करेक्ट है। अगर नहीं माना जाएगा तो उनको वोट भी नहीं दे पाएंगे, तो हमारा पहला सेकंड करेक्ट है, पहला गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा यहाँ से इसका 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ओसीआई कार्ड धारकों को कई लाभ प्रदान किया था, जैसे कि भारत में वीज़ा मुक्त यात्रा, ठीक है, तथा भारत में कार्य करने या अध्ययन करने की अनुमति भी प्राप्त होती है, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को रोजगार संबंधी विवादों से सुलझाने के लिए अधिकरण स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में चल रहा है तो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आर्टिकल 323A। ठीक है, 323A संसद को सार्वजनिक रोजगार से संबंधित जो विवाद है उसके निपटान के लिए प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकरण पारंपरिक न्यायिक प्रणाली का विकल्प प्रदान करते हैं तथा रोजगार संबंधी जो मामले हैं उसमें त्वरित न्याय सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारे यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रशासनिक अधिकरण है अधिनियम ये 1985 था उस, ठीक है, उसमें इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो केंद्र और राज्य के स्तर है उसमें अधिकरण का गठन करने का जो प्रावधान को यहाँ पर अधिनियमित किया गया था। ठीक है, इसी जगह 323A है, 323B है। 323B कराधान और औद्योगिक विवाद जैसे जो मामले हैं उसके अधिकरण की स्थापना करने की अनुमति प्रदान करता है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अधिकरण उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन है? ठीक है, किस मामले में यहाँ पर बताया गया, कौन से वाद में बताया गया था? करेक्ट आंसर हमारा जो 30 नंबर है इसका हो जाएगा आपका चंद्र कुमार जो मामला था उसमें यहाँ पर ये बताया गया था। ठीक है, चंद्र कुमार बनाम भारत संघ जो मामला था 1997। ठीक है, 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अधिकरण जैसे फैसले उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा का अधीन रहेंगे। ठीक है, और इस निर्णय से ये सुनिश्चित किया गया कि अधिकरण संविधान से परे प्राधिकारी न बन जाए और सदैव न्यायपालिका के प्रति जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा 13 का बी का से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर, भारत में अधीनस्थ न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है?
ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 14 का हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। जो हमारा संविधान के भाग 6 है, ठीक है, इसमें अनुच्छेद 233 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय से गठित करने का कार्यपालिका तथा उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए विनिमय यहाँ पर जो होता है वो प्रदान करते हैं। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। याद रखना है, उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से। ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। 15 नंबर, भूरिया समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है। जो भूरिया समिति किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जनजातीय जो क्षेत्र का प्रशासन है ये इससे संबंधित होगा। ठीक है। सी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि भूमि और संसाधन पर जो पारस्परिक अधिकार है उसकी रक्षा की जाए और ग्राम सभाओं के माध्यम से इनमें निर्णय लिया जाए। ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा 15 का। 16 नंबर, सानन जल विद्युत परियोजना के संबंध निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। ठीक है। तो 16 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था और वर्तमान में ये पंजाब सरकार के नियंत्रण में है। ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं। तो आंसर क्या होगा? सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 17, ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवाल विरंजन निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो स्टेटमेंट दे रहा है समुद्र का बढ़ता तापमान, उर्वरकों से प्रदूषण, ठीक है, और अत्यधिक मत्स्यन। तो इसमें से कौन सा है इसको उपयोग करके यहाँ पर आपको बताना है। राइट। करेक्ट आंसर हमारा 17 का हो जाएगा। ये चारों जो हैं ये प्रवाल विरंजक के कारण बन सकते हैं। ठीक है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 17 का यहाँ पर। ठीक है। जैसे कि समुद्र का बढ़ता तापमान, ठीक है, उर्वरकों से प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण होगा तो क्या होगा? यहाँ से शैवाल की अधिकता का कारण बन सकती है, जो जल में ऑक्सीजन होती है उसको क्या है कम कर देगी, और प्रवाल जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उसको प्रभावित करेगी। ठीक है। अत्यधिक मत्स्य में क्या होगा? इसमें विशेष रूप से शाकाहारी मछलियों का अत्यधिक मत्स्यन जो प्रवाल भित्ति है उसमें पारस्परिक जो संतुलन है उसको बाधित करेगा। ठीक है। तो आंसर हमारा डी इसका करेक्ट आंसर 17 का। 18 नंबर, यह प्रवाल भित्ति के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। 18 नंबर है, हाल ही में जन समाचारों में रहा कोर लोडिंग ऑफ PFBR संबंधित है किससे? राइट। ये संबंधित हमारा जो नाभिकीय ऊर्जा है इससे संबंधित है। ठीक है। किससे संबंधित होगा? जो नाभिकीय ऊर्जा यहाँ पर है सी स्टेटमेंट, इससे यहाँ पर ये संबंधित होगा। ये कोर लोडिंग ऑफ PFBR पद प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है कि कोर नाभिकीय ईंधन को लोड करने में यहाँ पर प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जो भारत और महत्वाकांक्षी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का हिस्सा है। ठीक है। सी हमारा क्या हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा। 19 नंबर, निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। AI मॉडल का प्रकार और आकार, डेटा सेंटर की अवस्थिति, दक्षता, विद्युत उत्पादन में स्रोत, इनमें से कितने कारक हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो AI मॉडल पर यहाँ पर 25 जो वाटर फुटप्रिंट है उसका योगदान करते हैं? ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा जो 19 का है इसका हो जाएगा आपका यहाँ से ये तीनों क्या है? हमारा जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI है उसके मॉडल पर यहाँ पर पदचिन्ह जो जल पदचिन्ह वाटर फुटप्रिंट है इस पर योगदान करते हैं। ठीक है। ये डेटा सेंटर की अवस्थिति और दक्षता महत्वपूर्ण होती है क्योंकि गर्म क्षेत्र या कम कुशल जो शीतलन होते हैं इसमें पढ़ाने वाले सेंटर अधिक जल का उपयोग यहाँ पर ये करते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी कलाकृतियाँ बादामी चालुक्य कला से निकटता से जुड़ी हुई है? करेक्ट आंसर 20 का हो जाएगा हमारा ए स्टेटमेंट, शिवलिंग में पनवत्तम। ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से। और इसमें यहाँ पर जो विजयनगर कांस्य की प्रतिमा है इसमें विजयनगर की जो कांस्य मूर्तियाँ उसकी साधारण और उससे पहले जो उत्कृष्ट चोल कांस्य की मूर्तियाँ उसकी तुलना में काफ़ी कम प्रभावशील है। तो ये यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का। ठीक है। तो इस टाइप से जो 20 क्वेश्चन थे यहाँ पे टेस्ट नंबर आपका जो 5 था, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिया। तो टेस्ट 6 रहेगा और बीच में जो आपका मेंस का क्वेश्चन आना है वो मैं आपको बाद में करा दूंगा। पहले टेस्ट 6 आपको कल लेकर आऊँगा। ठीक है। तो टेस्ट 6 मैं आपको यहाँ से करा दूंगा। जितने डेली टेस्ट रहते हैं वो सब मैं आपको यहाँ से दिखाता रहूँगा। बाकी जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आप जुड़ सकते हो, लिंक दे दे रहा हूँ। कुछ पूछना है या कुछ डाउट क्लियर करें तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। ठीक है। तो अभी आप वहाँ पे जाके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।